नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आपके दूसरे भाग के बारे में, पाठ 8 के आपके कक्षा 8 के पाठ 7 पौधे और जंतुओं का संरक्षण। अब इसमें बात आती है, जब हमने वनोन्मूलन के कारण और उसके जो नुकसान है उनके बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करते हैं आपके वन्यजीव संरक्षण के बारे में। वन्यजीव जो है, वन्यजीव जैसे आपके जो जीव जंतु होते हैं उनको संरक्षित करके हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। बाह्य जो हमारी प्रकृति है, हम उनका शिकार वगैरह ना करें लोग, उससे कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे एक होता है वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आपने इन सबके बारे में सुना होगा। इनके एक एग्जांपल मैंने लिख दिए, लोकचाऊ वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें फर्क क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो चीज एक बार देख लेते हैं। जो वन्यजीव अभयारण्य होते हैं वो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर बाहर की डिस्टरबेंस जो होती है कि बाहर से कोई जीवों को परेशान ना करे, ऐसी जगह पर सिर्फ जीवों को रखा जाता है। तो उस जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वन्यजीव अभयारण्य। ऐसी जगह जहां पर जीव जंतुओं को रखा जाता है ताकि वो बाहरी लोग उन्हें परेशान ना कर सके, उन्हें जो है डिस्टर्ब ना कर सके, उन्हें हम बोलते हैं वन्यजीव अभयारण्य। अब राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ऐसे स्थान जहां पर जीव जंतु रहते हैं, जो वहां पर आवास है वो उन्हीं का होता है, जीव जंतुओं का ही होता है। और उसे जो वहां के प्राकृतिक संसाधन है, पानी, पेड़ पौधे वगैरह, उन सब पर किसका अधिकार होता है, सिर्फ जीव जंतुओं का अधिकार होता है, उन्हें हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य में क्या होता है कि उन पशु पक्षियों को बाहरी लोगों से सुरक्षित करके रखा जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी जगह होती है जहां पर क्या होता है, जंगल होते हैं और वहां के प्राकृतिक संसाधनों को क्या करते हैं वो लोग, जो है जो जीव जंतु है वो उनके लिए ही आरक्षित उन्हें रखा जाता है। अब उसके अलावा आपका होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर के आपके जीव जंतु तो रहते ही हैं, वहां पर उनके साथ में आदिवासी लोग भी रहते हैं। आदिवासी लोग मतलब बिल्कुल एक जो आपका बहुत पुराने की जगह पर जैसे आदिमानव जैसे आप अपना जो जीवन यापन करते थे उस तरीके से वहां पर क्या है, वहां पर जंगल भी है, वहां पर आदिवासी भी हैं, वहां पर जीव जंतु, पानी, सब कुछ है और उन्हीं लोगों के लिए सारे का सारा क्या है वो आरक्षित है। तो उसे हम बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, लोकचाऊ वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और इनके बारे में आपके डेफिनेशन हमने यहाँ पर आपको दिखा दी है। इन डेफिनेशनों को अच्छे से पढ़िए, अपनी बुक में लिख लीजिए और उसको याद कीजिए। और इसके अलावा एक काम और कीजिए कि अपने घरों में जो है, अपने जो आसपास जो अपने प्रदेश या अपने जो है राज्य में अगर आपके कोई इनमें से कोई है वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, उनको लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये वाला राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य या फिर आरक्षित क्षेत्र है वन्य जीवों के लिए। तो ये चीज याद रखिए। एक और बात आप याद रखिए कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो बहुत बड़े होते हैं, काफी बड़ा एरिया होता है उनका, और राष्ट्रीय उद्यान उससे छोटा एरिया होता है और वन्य जीव अभयारण्य उससे भी छोटा एरिया होता है। तो जैसे पचमढ़ी है, जो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वहां पर आपका क्या है, वहां पर बोरा और सतपुड़ा नाम के 2 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। और जो ये राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। जैव विविधता मतलब अलग अलग जीवों का एक जगह पे बसेरा और उस चीज को बनाए रखने में क्या सहायता, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो सहायता प्रदान करते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं जो इनके बारे में अगर आप एग्जाम में आए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब चीजें आप लिख सकते हैं। इनमें डिफरेंस बता सकते हैं कि ये सबसे छोटा होता है वन्यजीव अभयारण्य, उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान उससे बड़ा होता है, जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर ये दोनों भी आपके आ सकते हैं। अब इसमें कुछ और डेफिनेशंस हैं जो हमने आपको दी हुई हैं। जैसे रेड डाटा बुक क्या होती है, रेड डाटा बुक होती है जिसमें जो प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होती है कि हमारे क्षेत्र में इतने तरीके से ये जो है प्रजातियां जीवों की या फिर वनस्पतियों की बची हुई है। पुनर्वनरोपण एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, ऐसी चीजें जिसको क्या करते हैं, पुनर्रोपण का मतलब है, पुनर्वनरोपण मतलब
कि पेड़ पौधों का, जो पेड़ पौधे हम काटते हैं उनकी जगह पर नए पेड़ पौधों को लगाना, ताकि जो हमारा वातावरण है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूरी की पूरी बनी रहे। अब इसके बाद में इस लेसन में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बस कागजों का पुनर्चक्रण होता है कि कागज जो होते हैं जो हम पेड़ पौधे से हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, हमें बचा करके रखना चाहिए और फिर उनका पुनर्चक्रण, एक कागज को 6 से 7 बार दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके से उन्हें यूज करते रहना चाहिए और हमें ऐसे ही कागज को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उनको कहीं पर बेचना चाहिए ताकि वो दोबारा से उनका क्या हो सके, पुनर्चक्रण हो सके। तो इन सब चीजों के साथ में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट नए लेसन के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बाय बाय।